अतुल धाम तनुजन कृष्णानु जाने राम सकल गुण निधानम वानर नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्मिदातम नमामि 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 कर्पूरहारम करुणावतारम संसार सारम उद्यग्रहारम सदा वसंतम हृदयारम शिवम भवानी सहितम बहुत धन्यवाद। इन्होंने दीप प्रज्वलित कर हम सभी को आदेश दिया कि हम लोग अपने कार्यक्रम को शुभारंभ कर सकते हैं। चूंकि हमारे रामधन मंडल जी मिथिला क्षेत्र से थे, मैथिल थे, तो उनको दो शब्द मैथिली में हमें संबोधन कर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और हमरा लगे कि एतो जते गोटे बैसल छी 2-4-5 गोटे के छोड़ के सब गोटे मैथिल हेबे तो एक बेर जे मैथिल छी कहीं हाथ उठा के हमरा इशारा कर देबै जे हम सब मैथिल छी। हम सब आई हुनकर शहादत दिवस के अवसर पर सुदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित छी जे मिथिला के वीर सपूत छलैथ है, मिथिला के मान शान गुमान अभिमान छलैथ है शहीद रामधन मंडल जी के शहादत जे एकटा धब्बा होय छै, सिक्का होय छै, ओइ सिक्का लगाबऽ के लेल हम सब हैरान छी, परेशान छी। अपन सरकार से नेहोरा करै छी, गुहार लगबै छी कि हमर वीर सपूत के, मिथिला के सपूत के ओ भेटै जेकर ओ हकदार छलखिन है। हम चाहब जे एक बेर हुनकर असली श्रद्धांजलि तकले अर्पित हेतै जे माटि को जन्मल छलखिन है, तै माटि के एक जयकारा होक चाही। तै माने सब को मिल कऽ एक आवाज के संग जयकारा लगेबै। देश का मिथिला धाम की गर्व से छाती 56 इंच के भ जाय छै जखन अपन मिथिला के जयकार होय छै, जय घोष होय छै। आउ चूंकि हमरा सबके समय 4 बजे से अंकित कैल गेल छलै और हम सब समय के क्रॉस कर चुकल छी, त आउ बिना कोनो समय लेने अपन कार्यक्रम के शुभारंभ करी। चूंकि हम सब मैथिल छी, मां जानकी के संतान छी, हमरा सबके छोट छी एकटा पैर में काट गई जाइए तो सबसे पहले मुंह से निकले छै माय में ओई माय के हम सब गुहार लगाबी, जगत नंदिनी जगदम्बा के गुहार लगाबी। बाबा विद्यापति जी के रचना जय जय भैरव अशुभ भयावन पशुपति भावी माया, ई सुंदर सन बाबा विद्यापति जी के रचना के संग आज की सुंदर सन कार्यक्रम का शुभारंभ करी और इस सुंदर सन गायन करवा के अपन सुर के माध्यम से देश विदेश में अपन पहचान बनेनिहार हमर बड़का भैया हीरा हमरा हिंदी आग्रह करबाइन जे अपने मंच पर उपस्थित भ आज की सुंदर सन मंच के शुभारंभ करी। जय जय भैरव पशुपति भावी माया। सभी लोग अपने अपने स्थान पे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए। जो जहां काम करे आप लोग अपना अपना पोजीशन ले जाए। आइए रोशन बाबू का मुखारबिन से बहुत दिनों के बाद आज स्टूडियो में मिला। हाँ भगवती जी सुंदर करिए आज कार्यक्रम के शुरुआत सुरेंद्र मंडल जी सभी लोग अपने अपने स्थान पर होंगे। उधर ही बैग है।
अगस्त के दिन हमारे वीर सपूत, मिथिला के वीर सपूत शहीद रामखंड मंडल जी का निधन हो गया था और उन्हीं को हम लोग सपुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप लोगों से आग्रह कि आप लोग कुछ फलों के लिए अपना मौन धारण कर इस 20 अगस्त को अच्छा तो बात बुझिए के लगे 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए किछ काल के लिए किछ पल के लिए सब गोटे मौन धारण कर हुनकर श्रद्धांजलि अर्पित करी और तकर बाद हम सब कार्यक्रम के जे सिराज है के अनुसार हम सब कार्यक्रम के शुभारंभ करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। या देवी सर्वभूते शारदे रूपे सर्वसंता नमस्ते जय जय असुर भया पशुपति भागिनी सहज सुमति अनुगत तू मैं चाहूंगा सभी लोग हाथ ऊपर करके ये भगवती के गीत पे ताली बजाते हुए इसको स्मरण करें कि आज का ये कार्यक्रम सफल हो, शुभ हो। आइए जय जय
भगवती वंदना सब बाबा विद्यापति जी के अमर रचना सही कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। लेकिन एहि के बाद हमर जे गार्जियन छै, हमर मुख्य अतिथि मुख्य बाबू छै आदरणीय संजय निरुपम जी, हुनका से आग्रह कि अपने मंच पर मंचासीन भऽ अपन मुखार बिंदु से हमरा सबके दू शब्द हौसला बढ़ाबी दू शब्द कहि कऽ तकर बाद बेटा एगो जरूरी काज में जेबाक छै और प्रत्येक कार्यकर्ता महोदय जी समाज के मंच पर उपस्थित हो और मंच समर्पित कर रहा है कि काल के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महोदय आदरणीय संजय निरुपम जी हैं। अरे बुलावा नहीं यार। मानव विकास सेवा संघ महाराष्ट्र की तरफ से मुंबई में और मुंबई के आसपास रहने वाले मानव समाज के सभी गणमान्य नागरिक और इस मंडल से जुड़े समाज के सभी लोगों का जो एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, उस सम्मेलन के उपस्थित संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र मंडल जी, पीजी मंडल जी, गणेश मंडल जी, सगुन लाल मंडल जी, मनोज मंडल जी, विनोद मंडल जी, ललित मंडल जी, यहाँ पर उपस्थित समाज के अन्य साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथी और दोस्तों, और म्यूजिक कंपनी और अच्छे मतलब विद्यापति का गीत सुनाने वाले हमारे गायक बंधु, क्या नाम दिया हुआ आपका? हीरा ठाकुर जी। क्या बात है, आप साहब रोशन मिश्रा जी। हाँ, का नाम रोशन मिश्रा, दरभंगा मधुबनी से। हाँ, सबको प्रणाम करे जी। आप लोग ज्यादातर मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर इसी जोन के हैं ना आप लोग। मैं रहने वाला हूँ रोहतास का, वहां पर मंडल लोग कम मिलते हैं। इस तरफ गंगा इस पार मंडल लोग ज्यादा है, खासकर धानुक समाज के लोग ज्यादा है। और धानुक समाज के सबसे बड़ा नाम तो अमर शहीद रामफल मंडल जी थे, जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में एक जबरदस्त भूमिका निभाई थी और उसके बाद शहीद हो गए। भारत को आजादी दिलाने की वजह से शहीद रामफल मंडल जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनका विनम्र स्मरण करता हूँ। आपका पूरा समाज बड़ा कर्मठ समाज माना जाता है, लेकिन कर्मठ समाज के बीच दो नाम बहुत ही आधुनिक भारत के बड़े मशहूर नाम हैं और दोनों नामों ने समाज से बाहर निकलकर पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने का काम किया। ये साधारण सी बात नहीं। एक थे विद्येश्वरी मंडल जी, विद्येश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिनकी अध्यक्षता में ओबीसी समाज को आरक्षण देने की एक पूरा नियम कानून कायदा और उसके लिए एक फार्मूला बनाने के लिए एक मैंडेट दिया, एक जिम्मेदारी दी गई थी, जो बड़ा मशहूर तौर पर जाना जाता है मंडल आयोग। और जिस मंडल आयोग ने बाद में रिपोर्ट दी और जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज को एक नई ताकत मिली। 1991 से पहले मंडल सा ये जो ओबीसी समाज, उसकी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थी। जो नेता के बेचारे लड़ झगड़ के कभी कर्पूरी ठाकुर तो खड़ा हुए थे, विद्येश्वरी प्रसाद मंडल जी भी तो खड़े हुए थे, मंगनीलाल मंडल जो आज दिख रहे तब के नेता है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब के नेता है वो मंगनीलाल मंडल जी। लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज को जो एक महत्व मिला, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में, वो एक अप्रतिम है। और इसके लिए मंडल साहब को जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम होगा। ये उनकी सिफारिशों का असर है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज के निकल जाते हैं, कहीं पर उमा भारती निकल जाती हैं, कहीं पे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव निकल करके इतने ताकतवर बन के खड़े होते हैं। नीतीश कुमार
नीतीश कुमार भी एक तरह कह सकते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो एक वातावरण बना, उस वातावरण से उभरा हुआ एक नेतृत्व है। आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे एमएलए हो या एमपी हो, उन लोगों को जो एक सपोर्ट मिला, उन लोगों को सहयोग मिला, उनकी जो पूरा ओबीसी समाज जो एकजुट हुआ और एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरा, उसका सारा श्रेय विद्येश्वरी प्रसाद मंडल जी को जाता है। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं। और वर्षों से हमारे देश में जो ओबीसी समाज पीछे छूटा हुआ था, जिसको आगे नहीं आने दिया जा रहा था, जो बड़ा संघर्षरत था, जद्दोजहद कर रहा था अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, उस समाज को एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत और धीरे धीरे ये आगे जाके आर्थिक ताकत में भी कन्वर्ट होगा। बिल्कुल एक बहुत बड़ी ताकत दी, बहुत बड़ी भागीदारी दी। आज शायद आपको पता होगा कि जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार हमारा शुरू हुआ तो राहुल गांधी जी ने पहला नारा दिया, जिसकी जितनी की आबादी है उतनी उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि एक बार फिर से ओबीसी समाज की जनगणना की दिशा में काम शुरू करिए और तय होने दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी समाज कितना है। आपका धानु समाज, यादव समाज, आप लोग तो ओबीसी में आते होंगे, धानु समाज में ओबीसी में आते होंगे, धानु समाज, जो मराठी समाज है, फिर कुर्मी समाज है, फिर कोयली समाज है। तो अलग अलग जो महत्वपूर्ण जातियां हैं, फिर जाट, गुजर ले लीजिए, फिर जो बनिया लोग हैं, वैश्य लोग हैं, इन सारे समाजों को नए सिरे से इनकी जनगणना होनी चाहिए। और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब तक बीजेपी सत्ता में है, माफ करिए अगर इसमें कोई बीजेपी वाला होगा तो मुझे माफ करना भाई, जब तक ये लोग सत्ता में, तब तक आपका जातिगत जनगणना होनी है। आज भी जातिगत जनगणना का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तब भी उन्होंने रोक के रखा। 2011 में जब शरद प्रसाद यादव, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, तीनों यादव नेता जब लोकसभा में थे, और मेरा सौभाग्य दूसरा मैं भी उनके साथ लोकसभा में था, तब तीनों यादव नेता एक साथ एक स्वर में बोले कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि आखिर हमारी कितनी संख्या, कितना आंकड़ा हमारा है। और तब कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने जनगणना कराया और जनगणना की रिपोर्ट जब तक हमारी सरकार है तब उसके बाद आई है, लेकिन तब से जनगणना की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है, उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, नीतीश कुमार जी की सरकार ने आदेश दिया है, बाद में उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया था। मुझे लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले एक मुंबई, ये पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जातिगत सर्वे का काम नहीं रोकना चाहिए। तो एक पूरा प्रयास है हमारा कि एक आपकी कितनी संख्या है समाज में वो निर्धारित हो और उसी संख्या के हिसाब से आपको भागीदारी मिले, आपको आपका हिस्सा मिले, नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में, काम धंधे में, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आपको आपके समाज की संख्या के हिसाब से आपको हिस्सा मिले पूरे ओबीसी समाज का। ओबीसी समाज में खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, जो आप लोग का कास्ट आता है, जिसमें जो वो कहार लोग हैं, जिसमें वो जो हाथ से काम करने वाले लोग, जिस क्या बोलते हैं विश्वकर्मा समाज के लोग, बड़े समाज के लोग, आपका समाज है, वो थोड़ा सा उसको बोलते हैं हम लोग अति पिछड़ा है, वो उसको अभी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। बड़े बड़े ओबीसी समाज के लोग हैं ना, उनको दबा के रखे हुए, तो अब उनको आगे लाने का एक प्रयास चल रहा है कि इस अति पिछड़ा वर्ग को भी आगे लाया जाए, इसको भी इसका हक मिलना चाहिए। वो इस दिशा में एक काम हो रहा है। मैं आपको आज इस मंच से आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका समाज हो और आपके साथ साथ पूरा ओबीसी का जो एक पीछे छूटा हुआ समाज है, क्योंकि देश कब आगे जाएगा जब समाज का हर वर्ग आगे जाएगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि समाज के कुछ वर्गों को सारी ताकत दे दी जाए और देश को आगे ले जाए, ऐसा संभव ही नहीं। देश तब आगे जाएगा जब समाज के हर वर्ग को उसको हक मिलेगा, उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तब देश धीरे धीरे आगे जाएगा। यह एक हमारी सोच है और इसी सोच के आधार पर आपका समाज भी आगे जाए, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और मैं आपके समाज के साथ खड़ा हूँ। तो दूसरा जो एक तो मंडल जी हो गए और दूसरे महापुरुष जिनको हमने बचपन से पढ़ा है, मतलब हमारे सबसे प्रिय लेखक जिनको बोलते हैं। और अभी मेरा दिल्ली में एक इंटरव्यू हो रहा था, मेरे ख्याल से एबीपी वाले पन्नप्पा मेरा इंटरव्यू करके गए हो उसके यूट्यूब के लिए। मैं पूछा मुझसे कि आपका सबसे फेवरेट नॉवेल कौन सा है, तो आप इतना नॉवेल पढ़े, इतना हिंदी पढ़े हैं, तो मैंने कहा लोग बोलेंगे प्रेमचंद ये वो तरह की बातें करेंगे। प्रेमचंद को मैंने पढ़ा है, प्रेमचंद को बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मेरा सबसे प्रिय नॉवेल जो है वो मैला आंचल है, जिसके लेखक आपके समाज के फणीश्वरनाथ रेणु जी। रेणु में सिर्फ आपके समाज के
महापुरुष नहीं है, हम सब के महापुरुष। आप सिर्फ आपके समाज के आराध्य नहीं है, हम सब के आराध्य हैं। जब मैं बिहार के चुनाव प्रचार के लिए अररिया और पूर्णिया में था तो याद करके मैं रेणु के घर गया और उनके तीनों बेटे मिले, सबसे बड़े बेटे मिले, उनके दोनों बेटे मिले, उनके घर पे रहा, उनके साथ फोटो करा, उनके साथ खाना खाया मैंने। तो रेणु जी के प्रति हमारे मन में, बल्कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, जो हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या हिंदी से आगे भी जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो साहित्य को समझते हैं या साहित्य को जो इंजॉय करते हैं, जो अच्छी कहानियां, अच्छे नॉवेल और साहित्य के जरिए समाज को बदलने का जो प्रयास रेणु ने किया था, इसका जो मान सम्मान करते हैं, वो रेणु के जबरदस्त उदाहरण है। तो ऐसे महापुरुष को धानुक समाज ने जन्म दिया है, ऐसे धानुक समाज को मैं प्रणाम करता हूं। रेणु जी, मंडल जी, अब आप में से कोई नया रेणु, नया मंडल निकले, ऐसे मैं धानुक समाज के सभी साथियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोग, मैं तो यहाँ पर एक बिहारी के तौर पर रहता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों की जाति समाज नहीं पूछता, कौन सी जाति का बिहार है, वैसी क्या काम होगा। एक बिहारी के लिए पूरे गर्व से, पूरे हक से अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन इसमें पता है कि सभी बिहारी लोग सब अपना गांव घर छोड़ करके, बिहार के, यूपी के सब लोग अपना गांव घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं और रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। मुंबई शहर की कृपा है कि सबको कुछ ना कुछ रोटी, कुछ ना कुछ मौका, कुछ ना कुछ अवसर मिल जाता है और ऐसे में सब लोग अपनी अपनी रोजी रोटी का पाल में, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई हथौड़ा मार रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। एक साथी मेरे योगा करते हैं, आपके समाज के कौन थे यहाँ, वो योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब कुछ करने के बाद जब रात को आप घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने गांव की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है, अपने समाज की याद आती है और तब आपको लगता है कि सब कुछ तो है लेकिन मेरा समाज का है, मेरे लोग कहाँ हैं। और उस उद्देश्य से ये बहुत जरूरी है कि हर समाज का इस प्रकार के संगठन हो और हर साल में 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी क्षमता हो आपके अंदर उतनी बार आप लोग मिलिए और कम से कम एक दूसरे से जान पहचान, परिचय, कौन कहाँ कैसे रह रहा है, एक दूसरे की मदद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के काम आ सके तो बहुत ही बात है। अगर काम ना है तो कम से कम एक दूसरे के शामिल रहने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और इसी सिलसिले को समझते हुए, इसी जरूरत को समझते हुए कभी 1998 में, इधर बहुत सारे लोगों के जो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, जब 1998 में हमने तय किया कि ऐसे हम लोग बिहार के 8-10 लोग बैठे थे, मैंने आया राज्यसभा का MP बना था, तो हुआ कि भाई बिहारी लोगों को जमा करने का कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्या किया जाए, हर साल एक साथ एक जगह जमा हो। तब कितनी बिहार के संगठन की संस्थाएं कैसी, आपको पता है बिहार की कितनी संस्थाएं यहाँ पे, सिर्फ बिहार के नाम पे लगभग 150 से ज्यादा। अरे तो बिहार यूपी के लोग जहां रहिए वहीं एक नेता बन जाइए, हर आदमी एक नेता, एक पार्टी है यहाँ पे। तो 150 के आसपास संस्थाएं, सबको मैंने बुलाया कि सब लोग जरा साथ में एकजुट हो जाते हैं, सब लोग एक मिलजुल करके कैसे बिहारी लोगों के सवालों के ऊपर काम किया जाए, तैयारी करते हैं। उसी में से, उसी मीटिंग में एक विषय निकल के आया कि कोई एक ऐसा आयोजन होना चाहिए सालाना जिसमें बिहार के सब लोग जमा हो सके। तब बहुत सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते एक ही आयोजन हमको दिखा, वो था छठ का आयोजन। और उसी 1998 से इसमें मेरे ख्याल से नेहरू नगर के कुछ लोग आए होंगे, नेहरू नगर के मंडल लोग हैं ना, नेहरू नगर वाले लोग हैं ना, आप नेहरू नगर वाले, हाँ। तो जुहू बीच का 1998 में शुरू किए, तब तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था छठ क्या है। तब मैं शिवसेना में था, शिवसेना के लोगों के छठ क्या है, मैंने कहा आपको नहीं समझ में आएगा, ये जब लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ये पूजा हो रही है और शायद हिंदुस्तान की सबसे आदि पूजा है, सबसे पुरानी पूजा है, कहते हैं द्रौपदी ने पूजा की। तो हमने छठ के बहाने एक इस प्रकार का प्रयास किया कि एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार मुंबई में सभी बिहार के लोग जमा। और मजेदार बात यह है कि वो छठ के आयोजन में बिहार के मुसलमान भी शामिल होते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं, हमारे आयोजकों में 2-4 मुस्लिम कार्यकर्ता मिले और वो बिहारी हैं और बड़े नहीं हमारे भी पूजा है। और वो 98 से जो आयोजन चल रहा है आज तक चल और आगे भी चलेगा। पहले तो 25-50 हजार लोग जमा होते हैं, तो मेरे ख्याल से 2003, 4, 5, 6 के आसपास आते आते 5-5 लाख 7-7 लाख लोग जमा होने लगे। इतने जमा होने लगे कि यहाँ के कुछ नेताओं के पेट में दर्द होने लगा, वो विरोध भी करने लगे। आखिरकार मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जा करके केस लड़के जीत के फिर हमने आखिरकार एक प्रोग्राम चालू यहाँ पर रखा, क्योंकि मेरा मानना है कि मुंबई में 2-3 समाज प्रमुखता से रहता है। एक मराठी समाज,
बड़ी प्रमुखता से भाई उनका उनके प्रदेश की राजधानी है। दूसरा समाज रहता है यहाँ गुजराती समाज, और तीसरा जो बड़ा समाज है वो हिंदी भाषी समाज है, खासकर बिहार और पूर्वांचल के लोग।